हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत सर और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भारत के पहला रेवोल्यूशन और द ग्रेट रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग 1857 ग्रेट रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। कोई कहते हैं दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे आप जानते हैं ब्रिटिश भारत में आया था एज ए ट्रेडर बन के, और कुछ ही दिनों के अंदर जब उनको समझ में आ गया था भारत के जो राजाओं हैं इनके बीच में यूनिटी नहीं है, तो ट्रेडर्स का काम छोड़ के भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का सोच इनके अंदर आ गया, और कुछ ही सालों के अंदर भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके कब्जे में आ गए। जैसे बैटल ऑफ पलासी 1757, क्या बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसके बाद धीरे धीरे भारत के कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में आना शुरू हो गया और एक समय पूरा कंट्रोल भारत का ब्रिटिश के हाथ में आ गया था। बट ये सारे चीज के खिलाफ अगर देखा जाए, भारत कभी भी यूनाइटेड होके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई उस समय नहीं कर पाया था। बट 1757 के 100 साल बाद 1857 में ये जो ग्रेट रिवोल्ट हम लोग कहते हैं, क्या फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग कहते हैं, ये भारत का एक पहला यूनाइटेड प्रयास था जहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर को भारत से हटाने के एक बड़ा प्रचेष्टा आप कह सकते हैं। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, आइए आज के वीडियो में मैं इनको आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटिश भारत में आने के बाद भारत में काफी सारा परिवर्तन हुआ था। कुछ परिवर्तन सामाजिक था, कुछ परिवर्तन राजनैतिक था, कुछ परिवर्तन अर्थनैतिक था। तो सामाजिक परिवर्तन में क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, उस समय भारत के समाज में काफी सारे नियम, काफी सारा प्रथाएं चल रहा था, जिसको हम लोग सोशल एविल भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो उस समय सती कस्टम्स था जो भारत के समाज में काफी ज्यादा प्रभावशाली था। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज था। ये सारे सिस्टम ब्रिटिश धीरे धीरे चेंज कर रहा था और भारत के जो कंजर्वेटिव पीपल था वो ये सारा चीज पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ रिलीजियस कॉजेस भी हम लोग 1857 के रिवोल्ट के पीछे देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्रिटिश भारत में आने के बाद क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू कर दिया था, और उस पर्टिकुलर मूवमेंट में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा क्रिश्चियनिटी के प्रचार में जो भारत के मिशनरीज थे जो ब्रिटिश के साथ भारत में आया था, तो उन्होंने भी काफी रोल निभाया था। और इसी पर्टिकुलर पीरियड में कुछ इंडियंस को लग रहा था, क्या हिंदू मुस्लिम को ये लग रहा था ब्रिटिश क्यों ना हमें क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी एक कारण था 1857 के रिवोल्ट का। और इसके साथ अगर हम बात करें कुछ इकोनॉमिकल कारण भी था, जिसको हम लोग कह सकते हैं वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी का भी बात करते हैं, जहां पर भारत के जो संपत्ति था, भारत के जो संपद था वो धीरे धीरे ब्रिटेन के तरफ चले जा रहा था, जो भारत के इकोनॉमिकल कंडीशन को बहुत ज्यादा खराब कर रहा था। दादा भाई नौरोजी ने भी यहाँ पर अपने बुक्स में काफी ज्यादा इनके बारे में लिखा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारत के जो संपत्ति है, भारत के जो अर्थव्यवस्था है, उनको ब्रिटिश खराब कर रहा था। अगर पॉलिटिकली बात करते हैं तो इसी पर्टिकुलर पीरियड में ब्रिटिश ने कुछ नियम लेके आया था, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहां पर अगर भारत के कोई राजा जिसका अगर कोई अपना बेटा नहीं है तो वो किसी भी दूसरे के बेटा को एडॉप्ट कर सकता था। बट ब्रिटिश ने ये नियम को बंद कर दिया और कहा अगर आपका अपना बेटा का मौत हो जाए, क्या आपका अपना बेटा नहीं है, तो वो सारे के सारे एम्पायर कॉलोनियल एम्पायर के हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में चला जाएगा। और इसी पर्टिकुलर पीरियड में एक और कानून बना था जिसको हम लोग सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। इसमें बोला गया था अगर किसी ब्रिटिश एम्पायर के रेजिडेंट को कोई भारत के राजा कोई प्रिंसली स्टेट्स रखते हैं तो उनके साथ एक रेजिडेंट के साथ कुछ आर्मी को भी रखना पड़ेगा, और सारे काम उस रेजिडेंट का परमिशन लेके करना पड़ेगा, और ब्रिटिश उसी इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। बट ये वादा भी उतना ज्यादा कमिटेड नहीं था, क्योंकि हमने देखे हैं जब अवध में भी इस तरह का बात आया, अवध के नवाब ने बहुत पहले ही ब्रिटिश का सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश के साथ आके साइन कर लिया था। बट लॉर्ड डालहौसी ने बहुत ही आसानी से ये कमिटमेंट को तोड़ दिया था, और बाद में अवध को भी ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके अलावा अगर आर्मी का नियम में देखते हैं
क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय बहुत सारे इंडियंस थे जो ब्रिटिश के आर्मी में काम करता था और उनके साथ भी भेदभाव होता था काफी चीजों के लिए। अगर बात करें तो वेतन में, जो रॉयल आर्मी था ब्रिटिश का, जो ब्रिटेन से सिविलियंस था, जो भारत के आर्मी में काम करता था ब्रिटिश आर्मी में, उनका सैलरी काफी हाई था, इंडियंस का सैलरी काफी लो था। इंडियन का जो भी प्रमोशन था वो सूबेदार तक होता था, बट ब्रिटिश में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश में बहुत सारे इनकेपेबल था जो काफी हाई पोस्ट में था। तो सब मिला के एक तरह का रेवोल्यूशनरी सोच इंडियंस के मन में आना शुरू हो गया था। खास करके इस पर्टिकुलर पीरियड में टैक्सेस भी ब्रिटिश ने काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और इसके चलते धीरे धीरे रिवोल्ट का सोच इंडियंस के मन में आ गया था। नए राइफल कारतूसों के बारे में एक अफवाह सेना में तेजी से फैल गई। एक सल्तनत में दरारें पड़कर एक पूरा क्रैक और संकट बन गया। इसकी शुरुआत हुई गहरी बढ़ती हुई नाराजगी से, जो सभी समुदायों में फैल गई थी। जानवरों की चर्बी से सील किए गए नए राइफल कारतूसों ने सिपाही सैनिकों को बहुत गुस्सा दिला दिया। इनसे सिपाही रैंकों में सेवा कर रहे हिंदू सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। इनसे सिपाही रैंकों में सेवा कर रहे मुस्लिम सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। इससे ग्रामीण और शहरी भारत में लंबे समय से चली आ रही शिकायतें सामने आईं। औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने से किसान और जमींदार बेघर हो गए। भारी टैक्स और रेवेन्यू की डिमांड ने लोकल लोगों की आजीविका और उत्पादन को तबाह कर दिया। इंडियाई शासकों का पब्लिकली अनादर करने और उन्हें नजरअंदाज करने से कुलीन और प्रजा दोनों नाराज हो गए। मई 1857 में मेरठ के सिपाही खुले विद्रोह में उठ खड़े हुए। विद्रोह तेजी से शहरों, गांवों और रियासतों में फैल गया। शहर उठ खड़े हुए, लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर कब्जा कर लिया। प्रमुख गैरिसन, किलों और सप्लाई डिपो पर घेराबंदी हुई। सैनिकों, राजकुमारों और आम नागरिकों के बीच वफादारियां तेजी से बदलीं। अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्रों में जबरदस्त, क्रूर सैन्य बल के साथ जवाब दिया। उन्होंने 1859 तक ज्यादातर क्षेत्रों पर फिर से कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसके परिणाम लड़ाई खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ताज सरकार द्वारा औपचारिक फॉर्म से भंग कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के तहत सीधे ताज का शासन शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और एडमिनिस्ट्रेशनिक प्रथा को नया फॉर्म दिया। इसने आधुनिक इंडियाई राज पॉलिसी चेतना और राष्ट्रवादी विचारों को जन्म दिया।